सकते हैं ईएमआई चैप्टर में से। ये आज का हमारा टारगेट है। ठीक है बेटे। हाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में ऐसे डालता हूं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स and write its units and dimensional formula. Dimensional formula. बेटे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है। मान लो, जानते हो ये कितने का आएगा? आइदर इट कैन बी 2 + 1 + 1, 4 मार्क्स का, और इट विल बी 1 + 1 + 1, 3 मार्क्स का। या तो 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आ सकता है, या फिर बच्चे ये आपका 3 मार्क्स का आ सकता है। ये है हमारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। आपने टीचर से वे ऑफ अटेम्प्ट सीखना है, आपने टीचर से उसका आंसर भी सीखना है। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं है, लेकिन आपको हाथ से ऐड कर लेना चाहिए। हाथ से असाइनमेंट में ऐड कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है बेटे। तो हम इसका आंसर देखते हैं कैसे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो बेटे, आपको अच्छे से पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका सिंबल होता है फाई। और ये होता क्या है? ये होता है ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी एरिया को कट करें। इधर से चुंबकीय लाइनें जो किसी पर्टिकुलर एरिया को कट करके जा रही हैं, उनके ग्रुप को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। राइट? तो आप को बोलोगे ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सभी बच्चे देखो, ऐसा ना हो कि टीचर ही लिखता रह जाए और सिर्फ आप दर्शक बने रहो। ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग सम एरिया और कॉइल, एरिया और कॉइल, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं बच्चे। दूसरा, इसके बारे में क्या पॉइंट बताएंगे? इसका नेचर क्या है? ये कभी भी डायरेक्ट, कभी भी बेटे ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये तो होगी इसकी इंट्रोडक्शन। अब हमने इसको डिफाइन करना है। तो आप डिफाइन कैसे करते हैं बच्चे? आप बोलोगे, ध्यान से सुनना बेटे, अगर हमारे पास ये एक कॉइल है and the area vector is always perpendicular to the surface of the area. You see, I am showing here 90-degree angle. So coil has been shown and area is always perpendicular to the area. And on the same side, you see teacher has shown you horseshoe magnet with its poles. Here it is north pole, here it is south pole. And everybody knows magnetic lines of force always go from north to south pole. That is the direction of magnetic field induction or magnetic flux density, you can also say. तो आप कहोगे बेटे, mathematically flux is defined as magnetic flux B dot A. B dot A. ओके? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है चीज, और डॉट प्रोडक्ट के आंसर में कभी भी वेक्टर नहीं लगता, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो यू विल से बी ए कॉस थीटा।
अब जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फिगर में थीटा दिखाया ही नहीं। तो जो भी सिंबल आपने यूज करना है पेपर में, उसका प्रॉपर मेंशनिंग होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर इधर को हमने शो करा है, देखो आप, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपने इधर शो करा है। उनके बीच का स्मॉलर एंगल जो होता है वो थीटा होता है। ओके। और जो लार्जर एंगल है जानबूझकर उसको कोई और एंगल दिखा दो, ताकि पेपर चेकर को क्लैरिटी हो जाए कि बच्चा अल्फा नहीं ले रहा, थीटा ले रहा है। ओके। ये था फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट बेटे। अब फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम क्या कहेंगे? शाबाश। हमें इसकी एसआई यूनिट्स और दूसरी यूनिट्स भी बतानी है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोलोगे एसआई यूनिट और इधर सीजीएस यूनिट। क्या नॉन मेडिकल में कोई भी ऐसा बच्चा है जो इसकी दोनों यूनिट्स बता सके माइक पर आकर? एनीबॉडी बेटे? तो माइक पर कोई नहीं आया नॉन मेडिकल में। ट्यूलिप में है कोई ऐसा बच्चा जो माइक पर आकर कॉन्फिडेंटली इसकी दोनों यूनिट्स बता सके? नो बॉडी इन ट्यूलिप। एंड रोज में कोई ऐसा बच्चा जो माइक पर आकर इसकी दोनों यूनिट्स बता सके? एक बच्चा आ रहा है, डेयरिंग। थैंक यू बच्चे, आपने स्कूल की इज्जत रख ली, नहीं तो पहले 100 बच्चे तो नाकामयाब हुए। बोलो। हम्म। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। क्या नाम है बेटे आपका? बहुत अच्छे बेटे, आपने टीचर की आवाज की रिस्पेक्ट करी, शाबाश। एक इसकी यूनिट होती है वेबर, और एक होती है मैक्सवेल। ओके, ये इनके सिंबल है। और आपने अगर किसी बेस्ट बच्चे की अटेम्प्ट से भी आगे लेके जानी है अपनी अटेम्प्ट, तो आप इसको ऐसे भी लिख दोगे, कन्वर्जन फार्मूला। लेकिन आपने भी पेपर में ऐसे पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है बेटे। और एक चीज देखो, शाबाश, अभी हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा है। डायमेंशनल फार्मूला जानबूझकर कोई ऐसी चीज वो जरूर पूछेगा पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, जो किसी ना किसी तरह से +1 की नॉलेज से लिंक्ड हो। तो कैसे करेंगे बेटे? हमारे पास तो फ्लक्स का फार्मूला था बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। एरिया का हम कर लेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड की, इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे सभी बच्चे बता सकते हैं? तो बच्चा कहेगा सर आपने, चलो कोई बच्चा आप में से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जब तक आपके पास फार्मूला नहीं होएगा तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। कोई बच्चा बताएगा कैसे निकालोगे? कोई नहीं बता रहा। आपको बोलना चाहिए सर आपने ना एक हमें फार्मूला कराया था, अगर क्यू चार्ज बी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, बी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ बेटे? वी वेलोसिटी के साथ। ये लाइक दिस, ध्यान से सभी बच्चे देखो। अगर क्यू चार्ज, पहली बात तो क्यू के ऊपर लेट मी टेल इट अगेन, आपको बोलोगे कि सर अगर क्यू चार्ज वी वेलोसिटी के साथ बी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है, और इसका फार्मूला सर ऐसे देना चाहिए। तो मैंने कहा इसका बेनिफिट क्या है? सर बेनिफिट ये है कि जब आप इस फार्मूले को नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्यू वी बी साइन थीटा, तो आप देखो साइन थीटा तो आप छोड़ ही दोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं।
फोर्स का आप आसानी से निकाल सकते हो, चार्ज का आप आसानी से निकाल सकते हो, वेलोसिटी का आप निकाल आसानी से निकाल सकते हो। तो बी की वैल्यू वहां पुट कर दो। मैंने कहा ओके। तो पता करते हैं। सर फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। हाँ जी सर, पुट कर दो। एम एल, देखो सर मास इनटू एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया सर। और चार्ज क्या पुट करोगे सर? आप कहोगे सर चार्ज जो होता है, आपको बेसिक फार्मूला पता है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, फंडामेंटल यूनिट में आना होता है। तो करंट इंटू टाइम लिख दो आप। मैंने कहा ओके। एम्पियर इंटू टाइम। मैंने कहा बेटे वेलोसिटी का क्या लिखूं? सर देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आपको एल अपॉन टी लिख देना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर बी को एज इट इज रख दिया बच्चे। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो टी से टी कट गया, एल से एल कट गया बच्चे। तो ये क्या बन गया? हैंग हो गया बोर्ड। एम टी की पावर माइनस टू, और ये एम्पियर नीचे आ गया बेटे, ये बी हो गया। तो जब आप बी की वैल्यू वहां पुट करोगे, देखो ध्यान से, तो हमारा फाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होएगा? सभी बच्चे ध्यान से देखो। फाई का फार्मूला आप कहोगे सर, बी का तो आप नीचे से लेकर आई आए हो, एम ए की पावर माइनस वन सर, टी की माइनस टू। ऐसा ठीक है। सर एरिया का आपको पता ही होता है, एल स्क्वायर। सर कॉस थीटा आप छोड़ ही दो। अब आप इसको सर सीक्वेंस में लिख दो। पहले एम लिखना होता है सर, ये नियम है हमेशा। फिर एल स्क्वायर एल लिखना होता है, फिर सर फिर टी लिखना होता है सर, फिर कोई और, जैसे एम्पियर लिख रहे हो सर आप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डालना जरूरी होता है। इस तरह से आपने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सीख लिया। इस तरह से बेटे जब इतना आप चीज लिखोगे, तो बोर्ड के एग्जाम के मुताबिक आप 4 मार्क्स या 3 मार्क्स ले सकते। और एक और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जहां पर भी आपने क्वेश्चन शुरू करना होता है ना, वहां पर ऐसे एरो डाला करो। एरो डालने पर साथ में यहाँ पर नीचे लिखा करो 3 मार्क्स, ताकि आपको लिखते लिखते इंडिकेशन जाए। और जैसे ही क्वेश्चन क्लोज होता है, तो ये वाला एरो डाला करो, क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन से अच्छे मार्क्स। और 2 लाइनें डबल लाइनें यहाँ मारा करो, और बोर्ड में 2 लाइनें यहाँ मारा करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया और वे ऑफ अटेम्प्ट भी समझ आ गया, वो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश बच्चे, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से सुना है, इसका मतलब आपने। ऐसे आपका 4 मार्क्स होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को नॉलेज होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का या प्रेजेंट करने का मेथड नहीं पता होता, फिर गड़बड़ हो जाती है बच्चे आप। ठीक है, एक और बोर्ड का क्वेश्चन करके देखते हैं हम थ्योरी का। मान लीजिए आपको वो पूछ लेता है यस, आपको पूछ लेता है कि लेंस लॉ को बताओ विद एन इलुस्ट्रेशन। लेंस लॉ को बताओ विद एन इलुस्ट्रेशन। जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज ये होएगा बेटे, डिफाइन लेंस लॉ एंड गिव एन इलुस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आ गया आपका बोर्ड का। जानते हो ये कितने मार्क्स का आएगा? लेंस लॉ की डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो 1 नंबर की या 2 नंबर की पूछेगा, इलुस्ट्रेशन 2 मार्क्स की पूछेगा। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। अब हमने इसका बेटे क्या सीखना है? नॉट ओनली द आंसर बट आल्सो
इट्स वे ऑफ अटेम्प्ट सीखना बच्चे हमने, वे ऑफ अटेम्प्ट। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा माइक पर आ सकता है जो सिर्फ लेंस ला का डेफिनेशन बताए, कोई एक, एनीबॉडी अमंग गर्ल्स और बॉयज। देखो आप में ना बेटे ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि सभी को ना हो, पर आप में ना हौसला कम है। तो वर्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो ना सी, ये कोई असली एग्जाम है? शाबाश, हौसला दिखाओ, शो योर लीडरशिप क्वालिटीज, शो योर डेयर। देखो आंखें नीचे करके बैठ जाते हैं, कितनी गलत बात है बच्चे। आंखें तो ऊपर करो, ना आना, आना ना चाहे ना आना, देखो तो सही टीचर की तरफ बेटे। ना आओ, मैं तो किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम ही नहीं ले रहा आज। देखो मैं तो ये देखना चाहता हूँ खुद में किस में हौसला है। नहीं, सो कमजोर है हौसला। ट्यूलिप में है कोई? देखो रोज का बच्चा तो एक आया था हौसला कर, ट्यूलिप में एक बच्चा कोई जो लेंस ला की डेफिनेशन बताने की कोशिश करे, बिना इस बात की परवाह करे कि वो सही होएगी डेफिनेशन या गलत, गलत होएगी। प्लीज, एक बच्चे का हौसला पड़ रहा है, कभी वो उठ रही है कभी नहीं उठ रही। शाबाश, ट्यूलिप में एक बच्चा बेटे, ओनली वन स्टूडेंट। एग्जाम सभी ने देने हैं बोर्ड के, डोंट फॉरगेट। सब मिसी में बच्चे थोड़ा सा ना। अच्छा बेटे रोज में कोई एक बच्चा है तो वो दोनों, वो आ जाओ शाबाश, आज तो रोज कमाल कर रहा है भाई, वेरी गुड। रोज में ही एक बच्चा और आया निकल के, और खुशी की बात है कि इस बार अलग बच्चा आया, पहले वाले बच्चे से अलग। हाँ बेटे कोशिश करो लेंस लव। Sir, it always opposes its laws of own production. ठीक है, लेकिन इसका लैंग्वेज क्या बनेगा? ये तो ठीक है, लैंग्वेज बता सकते हो क्या बनेगा? चाहे हिंदी में बताओ चलो, चाहे इंग्लिश में, चाहे पंजाबी में बता दो चलो, कैसे भी। सर जो ये प्रोटेक्शन करता है उसका ऑलवेज ये अपोज करता है। किसको अपोज करता है? किसको अपोज करता है? एज अ थिंग ये अपोज करता है। आ, देखो आपने अच्छा बताया, लेकिन 100% मार्क्स नहीं दिए जा सकते। मैं आई विल रिवार्ड यू 70%। बैठ, बैठो, शाबाश, बहुत अच्छे। इस बच्चे ने ये बताया कि लेंसला ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने काज ऑफ प्रोडक्शन का, अपने पैदा होने के कारण का विरोध करेगा, और इस विरोध को करने के लिए, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन तो वहीं खत्म होगी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई से पैदा हुआ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पैदा होने के कारण का विरोध करेगा हमेशा। डेफिनेशन तो यहां खत्म होगी। दूसरी बात, ऐसा करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से किसी एक दिशा में इंड्यूस्ड करंट को घुमाएगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट को घुमाएगा। कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब घुमाएगा? अगर कॉइल सारी तरफ से क्लोज्ड है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये है इसकी बात। अब ध्यान से सुनो, तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चे? स्मॉलेस्ट डेफिनेशन, पहला लर्निंग पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सभी बच्चे देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ developed as per Faraday laws of EMI in the coil, comma, always वर्ड जरूर लगाना है बच्चे, opposes cause of production of
induced EMF, cause of production of induced EMF। और वैसे आपको पता होना चाहिए ये cause of production of induced EMF होता क्या है, ये भी मेंशन कर दो। cause of production of induced EMF हमेशा क्या होएगा, is the magnetic flux linked with the coil, linked with the coil। अगर आपने ये लैंग्वेज लिख दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे काज के, क्योंकि आपको साथ में ये येलो लैंग्वेज के वर्ड जरूर लेने हैं। इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया और आपको भी कलर चेंज करके लिखना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक्ड है उसमें जो चेंज आ रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा क्या, ठीक है, ऐसा मतलब इस अपोजिशन को करने के लिए। तो आपने क्या लिखना है बेटे, फॉर दिस अपोजिशन, फॉर दिस अपोजिशन कॉमा induced EMF, induced EMF, comma will select the flow of induced current, किसमें बेटे, इन दी क्लोज्ड कॉयल, सारी तरफ से बंद होनी चाहिए कॉयल, क्लोज्ड कॉयल। कैसे, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, लेकिन किसको फॉलो करते हुए, एज पर लूप लॉज, एज पर लूप लॉज, जो कि फिस्ट, राइट हैंड फिस्ट रूल के मुताबिक होते हैं। अब बच्चा कहता है ओके सर, सर लेकिन आपने ना ये अपोजिशन भी बता दी, इलुस्ट्रेशन तो दी ही नहीं। तो मैंने कहा बेटे अभी तो एक बात और भी नहीं दी मैंने। क्या सर, बेस्ट बच्चे से भी बेटर अटेम्प्ट करना हो तो आपने इसको लिख के दिखा देना है, माइनस डी फाइव बाई डी टी वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी डॉट ए। फ्लक्स भी बता दिया हमने, फैराडे लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दिया, और साथ में इस नेगेटिव को बता दिया, नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, बिकॉज ऑफ बच्चे लेंज लॉ। और ई का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी ब्रैकेट में यूनिट लिख दी बोल्ट। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकली भी बता दिया। अब क्या खास बात बची, सर अब ना आपको एक इलुस्ट्रेशन देनी है। ओके, तो सभी बच्चे देखो इलुस्ट्रेशन कैसे देते हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पर आप पेन रोक के समझो, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ कर देते हो। ध्यान से सुनना बेटे सभी बच्चे। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ओके, सभी बच्चे देखो, इसके फ्रंट पर टीचर ने नॉर्थ पोल बना दिया और इधर है साउथ। ओके, तो इस कॉइल को, इस मैग्नेट को, सॉरी, मान लीजिए ये जो कार्टून है ये सिर पे रख के इधर को लेके जा रहा है, तो हमने उसका डायरेक्शन भी इधर को दिखा दिया। मींस अ बार मैग्नेट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। और यहां पर आप कॉइल दिखा दो, कॉइल का एक किनारा मोटा दिखाना है आपने, ताकि वो ऑब्जर्वर के नजदीक बने, और एक किनारा पतला सा दिखाना है, एक मोटा दिखाना बच्चे। और आपको पता होना चाहिए आप बोर्ड के एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन फ्रीली यूज कर सकते हो, इवन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और ये हमने बेटे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ओके, अब ध्यान से सुनो शाबाश।
असली में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल जितना जितना आगे जाएगा इस कॉइल से उतनी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होती जाएगी। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल का आगे बढ़ना इंक्रीज इन फ्लक्स का कारण है। इंक्रीज यानी चेंज, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण होता है। यानी कि इस नॉर्थ पोल के आगे बढ़ने का विरोध करना है, तभी तो लेंजिस लॉ बनेगा। अपोजिशन को सेटिस्फाई करना है। सर नॉर्थ पोल का आगे बढ़ना कैसे रोका जा सकता है? बेटे वेरी सिंपल, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए और कॉइल की बैक साइड पर साउथ। सर इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर आ रहा है ग्रीन कलर का, तो उसको कॉइल के फ्रंट फेस पर नॉर्थ पोलैरिटी दिखनी चाहिए। बिल्कुल दिखनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही नॉर्थ पोल को आगे लेके जाया जा रहा है तो कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोल डेवलप होएगा, तभी वो इसको अपोज कर पाएगा। अब टीचर ने आपको लूप रूल्स कराए थे। सर हाँ जी, हमें याद है जब आपने एंटी क्लॉक लिखाया था ना, तो आपने ना सर एन को कैपिटल करा था। इसका मतलब सर इस कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉक जाएगा। तो मैं क्या उसको नीचे को दिखा दूं? नहीं सर, नीचे को तो गलत दिखा दिया आपने। अगर ऐसे करके ऐसे दिखाओगे तब तो ये क्लॉकवाइज हो गया। आपका तो नॉर्थ पोल दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, घड़ी की सुइयों के अपोजिट दिखाओ सर। ओके, तो इसको मैं सही कर दूं फिर, इसका एरो ऊपर को दिखा दूं व्हाइट कलर से। हाँ जी सर, अब आपने ठीक दिखाया। ये सर आपने करंट दिखा दिया, इंड्यूस्ड करंट। ये सर इधर को नीचे आएगा, ये सर इधर आएगा नीचे, ये सर इधर आएगा। और आपको पता है सर गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, जब करंट ना जाए तो पॉइंटर जीरो सेंटर पे खड़ा होता है। तो करंट हमेशा पॉइंटर को पुश करता है। तो आपने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ऐसे दिखानी है सर। तो ये इंड्यूस्ड करंट। अब आपने ये डायग्रामेटिकली बताया है, दो चार लाइनें इसकी लिखनी नहीं है बेटे। आप कैसे लिखोगे? एज नॉर्थ पोल ऑफ बिग बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ बिग बार मैग्नेट क्या बेटे? अप्रोचेस कॉइल, अप्रोचेस, और अप्रोचेस कॉइल क्या होगा बच्चे? द फ्रंट फेस ऑफ कॉइल, द फ्रंट फेस ऑफ कॉइल shows north polarity, north polarity, therefore current will flow। देखो बेटे करंट विल फ्लो कैसे? इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या एंटी लिख दो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और साथ में लिख दो एज शोन। और लास्ट में क्या लिखना है? देयरफॉर करंट विल, करंट कौन सा ब्रैकेट में कर दो? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इसमें किस डायरेक्शन में बेटे? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ तो लिख ही दिया हमने, वो तो लिख ही दिया। इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो, यहाँ इंड्यूस्ड लिख दो। ओके, तो ये लाइन रहने दो एज शोन, बस इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन हुआ। अब देखो बेटे एक बार फिर से देखो क्वेश्चन। एक बार आपने क्वेश्चन करने के बाद ना, अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। डिफाइन लेंस लॉ, गिव एन इलस्ट्रेशन। जब आप इसको पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, तो अंदर से आपको लगेगा हाँ यार सेटिस्फाइड आंसर दिया है। जो पूछा गया है उससे थोड़ा बहुत बेटर ही दिया। उसने फार्मूला नहीं पूछा, हमने बता दिया। उसने नेगेटिव साइन का मतलब नहीं पूछा, हमने बता दिया। उसने इलस्ट्रेशन पूछी, हमने बता दी। करेक्ट। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट और आंसर दोनों समझ आ गए हैं और उनको लगता है कि हम ऐसे ही कर देंगे सर, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट। तो रोज के एक बच्चे को छोड़कर दीवार के साथ जुड़ के बैठा बच्चा, बाकी सारे स्कूल को समझ आया। शाबाश बेटे। और क्या, ये भी पर्पस पूरा हो गया। अब टीचर इसको भी इरेज नहीं करेंगे, मेमोरी में डाल देते हैं, ताकि बच्चा टर्मिनल एग्जाम्स की, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर सके। ये लो,
अब एक बार पीछे से जाकर देखते हैं कि क्या मेरे बच्चे पुराना तो नहीं भूल गए। एक मैंने ये भी कराया था बेटे, देखो, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वो डायमेंशनल फार्मूला, ये वो। फिर उसके बाद ये कराया। कितने बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंट है सर अगर ये दो क्वेश्चन आ जाए तो हम 100% सही लिख के आएंगे? कौन कौन सा, रेज योर हैंड जिनको ये लगता है कि अगर ये दो क्वेश्चन है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ट्यूलिप में, नॉन मेडिकल में भी अच्छा रिस्पॉन्स है, रोज में भी अच्छा रिस्पॉन्स। ओके बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक हम क्वेश्चन देखें जरा असाइनमेंट में। देखो असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन कर रहा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लूप का एरिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो 5/100 इंटू 8/100 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया। अच्छा, ओके। और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, यानी कि अगर ये मैं एक्स वाई ले लूं तो एरिया यहां पर है, ये वाला एरिया है एक्स वाई प्लेन। ओके, फिर क्या हो गया? अब इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रही है इतनी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना बेटे? 2 के कैप, और टेस्ला है, टेस्ला। ओके, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी लिंक्ड होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी लिंक्ड होगी? कोई बच्चा बताएगा बेटे कैसे करना है ये? शाबाश, कैसे करना है? एनीबॉडी? रोज में कोई नहीं बता रहा बेटे, ट्यूलिप में नहीं बता रहा, नॉन मेडिकल में, नॉन मेडिकल में सर को पता है कि किसको आता है इसका, लेकिन वो बच्चा हौसला नहीं कर पा रहा। सर थोड़ा सा हौसला बढ़ा भी रहे हैं उस बच्चे का, लेकिन चलो कोई बात। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। शाबाश, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 था बेटे। इसमें आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो मैं इसको टीचर बन के सॉल्व नहीं करता, मैं इसको स्टूडेंट बन के सॉल्व करता हूँ, तुम्हारी उम्र में वापस जाता हूँ। मैं +2 में हूँ, देखो ऐसे सोच रहा हूँ कैसे करूं कैसे करूं कैसे। ये जो बी है ना, ये के कैप के साथ दे रखा है। इसका मतलब है, मैं पेपर में थिंक कर रहा हूँ बच्चा बन के, इसका मतलब है ये जेड एक्सिस की तरफ है, क्योंकि +1 में सिखाते होते थे एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप सिखाते थे। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, और अलोंग जेड एक्सिस कह सकता हूँ। ओके, अब मेरे को में फ्लक्स पूछा है यार, एरिया दिया हुआ है, पर एरिया नहीं, मेरे टीचर ने तो एरिया वेक्टर से कुछ कुछ एक फार्मूला सिखाया था। मेरे टीचर ने तो एरिया वेक्टर से फार्मूला सिखाया था। फिर मैं दिमाग लगाऊंगा, और वो भी मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर और उनके बीच का डायरेक्शन का एंगल भी पता होना चाहिए। ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। एरिया वेक्टर चाहिए मेरे को, एरिया दे रखा है, क्या करूं क्या करूं? अचानक उसको याद आता है कि वेक्टर के चैप्टर में टीचर ने एक बार सिखाया था कि जिधर एरिया होता है उससे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है हमेशा। ओके, तो उसको समझ आया कि क्योंकि एरिया खुद वाई एक्स प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ ही होएगा। ओके, इसका मतलब है बच्चा बोलेगा कि ये एरिया वेक्टर भी अलोंग जेड एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस। और उसको एक बात और समझ में आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड तो खुद जेड एक्सिस पर था, क्योंकि के कैप दे रखा है यूनिट वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस की तरफ हो गया। ये तो दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल वेक्टर्स में तो एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है।
ओके, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल, दोनों के दोनों जेड एक्सिस की तरफ हैं। ओके, अब क्या करूं? अब भी प्रॉब्लम है यार, अब भी बी की वैल्यू तो चलो मैं पुट कर दूंगा, लेकिन एरिया एरिया की क्या करूंगा? तभी याद आया, सर ने बोला था कि जितना एरिया होता है ना, एरिया उतना ही एरिया वेक्टर की लंबाई होती है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर के लिए मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो आपने इसको 2 पुट कर दिया बेटे, यहाँ 5, यहाँ 8, और नीचे 10⁴ ऐसे यूनिट में कर रहे हो तो वेबर आएगा। और एक बच्चा कहता है सर कॉस का तो आपने कुछ करा ही नहीं। तो मैंने कहा लो बेटे, कॉस का भी कर लेते हैं। कॉस का आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर आपको? आपको कॉस 0 डिग्री लिखना चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं। तो फिर ये कितना आ गया बेटे? 80 इंटू 10⁻⁻⁴, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। वेबर जरूर लिखना है साथ में। ओके, तो इस जीरो को एडजस्ट कर दो। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ वेबर। देखो तो आंसर है ये, आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बेटे? ओके, अब किसको समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, डाउन डाउन डाउन। अब आपको एक डाउन डाउन, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। एक चीज का आपने अच्छे से जवाब देना है, एक चीज का, कि सर अगर, बिल्कुल सच बोलना है बेटे, अगर आप ये ना भी कराते, हालांकि आपने बोर्ड के ऊपर हमने आकर नहीं बताया, कितने बच्चे क्लेम करते हैं सर मैंने थीटा को 0 डिग्री जज कर लिया होता और ऐसे ही सॉल्व करा होता और इस आंसर तक पहुंच गया मैं, आपकी बिना हेल्प के। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, बिना हेल्प के। लेट मी काउंट। अरे वाह, रोज में तो बहुत अच्छे यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। वेरी गुड। नॉन मेडिकल में भी है अराउंड 12, नहीं 14 स्टूडेंट्स, और ट्यूलिप में भी हैं अराउंड, ट्यूलिप में 18 स्टूडेंट। इसका मतलब है ट्यूलिप में बच्चे थोड़ा डरते हैं, काम तो करते हैं। बेटे टीचर टीचर को आप माइक पर आकर भी बताया करो अगर ऐसी बात है तो, ठीक है? और एक काम करें, शाबाश। अब हम थर्ड क्वेश्चन करके बताओ, देखते हैं असाइनमेंट में थर्ड क्वेश्चन कौन करता है। देखते हैं बेटे, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन। वाह 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 वाह, रोज का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सर ने थोड़ी देर पहले मैंने इसको एक क्वेश्चन में छुपा के करा दिया था, देखा जाए तो। ये देखो बेटे, ये ये देखो, ये इससे भी पहले, ये देखो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल को अप्रोच कर रहा है, यही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉइल के फेस पर कौन सी पोलैरिटी डेवलप होएगी? नॉर्थ। और करंट कौन सा फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो रोज बच्चों को शाबाश देनी पड़ेगी, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और सबसे पहले आया। और बताना चाहूंगा बाकियों ने भी बताया, लेकिन आपका तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स था, शाबाश। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटे हम, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलो ये करो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को बेटे, सेकंड क्वेश्चन को रहने दो, आपने इसने ना इनकम्प्लीट कर दिया, ये रहने दो, स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है। चलो छोड़ो परे। अब फोर्थ क्वेश्चन करके देखो तो।
देखो फिर छोड़ गया। करंट इंक्रीज्ड टू के जगह इसने छोड़ ही दिया। कितनी वैल्यू, डबल है, ट्रिपल है, क्या है ऐसे? चलो इंक्रीज, फोर्थ क्वेश्चन में लिख दो इंक्रीज्ड टू डबल लिख दो। चलो इंक्रीज्ड टू डबल, फोर्थ क्वेश्चन में इंडक्टर में करंट इंक्रीज्ड टू डबल, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? कौन बताएगा? शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फिर से रोज सेक्शन, आज तो छा रहा है भाई रोज सेक्शन। आगे तो ऐसा कभी नहीं मैं देखा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है आज तो, रोज की कमाल ही कर दिया। बहुत ही अच्छे बेटे। तो रोज बच्चों ने इसका जवाब दिया सर, जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती है ना, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर, उसका फार्मूला आप आपने बताया था ½ L I² होता है सर। मैंने कहा ठीक है फिर। सर देखो आप इंडक्टर तो वही ले रहे हो। मैंने कहा हाँ जी वही ले रहा हूँ। और जो ये इंडक्टर एक बार बन गई तो उसका एल फिक्स हो गया, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरर बनाता है। एक बार उसने चोक इंडक्टर बना के, और मैन्युफैक्चरर ने कितने हेनरी का है वो सेट कर दिया। तो सर एल आपने वही लिया, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक करंट आपने डबल कर दिया, 2I कर दिया। तो सर आपकी नई एनर्जी बनेगी ½ L 2I का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है सर। तो नेचुरली आपकी नई एनर्जी पुरानी एनर्जी का 4 गुना होगी सर, 4 गुना। इसीलिए रोज सेक्शन ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि सर आपका ऑप्शन 3 ऑप्शन सही है। बिल्कुल चुटकियों में जवाब दिया, चुटकियों में। मजा आ गया, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है बेटे, ये असाइनमेंट आप कर लोगे अब। असर्शन रीजन है थोड़े थोड़े, वो भी आप आसानी से कर लोगे। तो मैं आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और करवा के दिखाता हूं अपने बच्चों को। ओके, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है एक पेपर में, योर अटेंशन। देखो बेटे, ऐसे आपको आएगा क्वेश्चन, हाउ कैन यू से हाउ कैन यू से दैट मोशनल EMF in a coil motional EMF in a coil is equal to BLV। अब वो बता देगा साथ में, where L is the length of moving arm, length of moving arm of coil, moving arm of coil। B तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? मूविंग विद वेलोसिटी V, वेलोसिटी V। इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बेटे? कैपिटल B। ये क्वेश्चन है। मतलब जानते हो इसका, मैं समझा दूं बेटे। मतलब कि एक कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। उस कॉइल की 4 आर्म्स में से एक आर्म मूविंग आर्म है, और वो मूविंग आर्म बेटे ध्यान से सुनो, V वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वो कहता है कि आप कैसे कह सकते हो कि इंड्यूस्ड EMF VLB होगा? कितने बच्चों को इसका आंसर आता है? इस बार मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड पे माइक पे आकर बताओ, इस बार मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कितनों को इसका आंसर है। किसी को नहीं बुलाऊंगा बोर्ड माइक पे, प्रॉमिस। लेकिन सच सच बोलो कि आता किसको है? किसको आता है ये क्वेश्चन का आंसर? सच बोलना लेकिन बिल्कुल। तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नॉन मेडिकल में 2 बच्चे कह रहे हैं बस, एक ट्यूलिप में भी 2 बच्चे कह रहे हैं, रोज में एक बच्चा कह, 2 3 4 आता है। अगर आता है फिर मैं छोड़ दूं। कितने बच्चे कहते हैं मैं करा दूं ये?
रेज योर हैंड। जो कहते हैं मैं करवा दूं बोर्ड पर, जरूरत है इसकी? शाबाश। अगर आप कहते हो कि मैं करवा दूं तो मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन ले लूं। बेटे अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्वेश्चन करवाऊं तो आप रेज योर हैंड। रेज योर हैंड अगर वो चाहते हो मैं करवाऊं। तो इस बार रोज नहीं चाहता, बाकी दोनों चाहते हैं सेक्शन। शाबाश, रोज को आउट कर देते हैं। ये लो, बाकी बच्चे सुनो। लो बेटे सुनो, हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया टीचर ने। ये देखो सभी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। बच्चा बोलेगा सर वेट वेट वेट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आपको नॉर्थ साउथ नहीं दिखाना चाहिए था। मैंने कहा बेटे आप भूल गए। मैंने एक दिन आपको ऐसे बोला था कि अगर कोई एरो दिखाया जाए तो उसको फ्रंट से खड़ा हुआ कोई बच्चा देखे तो उसको पॉइंट दिखेगा, और बैक से खड़ा होकर कोई फीमेल स्टूडेंट उसको देखता है तो क्रॉस दिखेगा, एरो की टेल। तो अगर मैंने सारे क्रॉसेस दिखा दिए तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के सारे एरो परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहे हैं। ओके सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड फ्रॉम द पेज, फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, फ्रॉम द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। आपको पेपर में लिखना होगा फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ब्लैक बोर्ड ना लिख देना वहां पर। ओके। अब इसके अंदर हम एक कॉइल दिखाते हैं, लो कलर चेंज कर देते हैं बेटरमेंट के लिए। ये लो बेटे कॉइल दिखा दी, और इस कॉइल के अंदर एक मूवेबल आर्म दिखा देते हैं। लो उसका भी रंग चेंज कर देते हैं। ये मूवेबल आर्म की लंबाई कितनी है? एल है। मतलब कि ऐसे समझ लो, येलो कलर वाली कॉपर की कॉइल है और उसके ऊपर कॉपर की रॉड है, वो ऐसे रोल कर सकती है, बाहर को भी अंदर को भी। ओके सर। सर इस रॉड की लंबाई कितनी है? एल है बेटे रॉड की लंबाई। सर ये बाहर को या अंदर को जब जा रही है तो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? बेटे ये देखो दिया हुआ है उसने, वी वेलोसिटी के साथ बाहर को जा रही है या अंदर को आ रही है। सर इससे क्या होएगा? देखो इससे ये होएगा, जितना जितना ग्रीन कॉयल, ग्रीन मूवेबल आर्म बाहर को जाएगी उतना उतना ये क्लोज्ड एरिया ज्यादा होता जाएगा। देखो बेटे ये वाला क्लोज्ड एरिया ज्यादा होता जाएगा, और एरिया चेंज करने से फ्लक्स तो चेंज होनी होनी है, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना ही होना है। ओके सर आई गॉट इट। अब बच्चा कहता है सर ओके, एक बात तो समझ आई आपकी, दूसरी बात ये कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे? अब टीचर कहता है ध्यान से सुनो बेटे कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सर लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो पर सर यहाँ पर चार्ज तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं बेटे, ये ग्रीन कलर की जो कॉपर की रॉड है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस ही तो हैं इसमें। मेटल का डेफिनेशन क्या होता है? सर मेटल विच कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चार्ज ही है और क्या। ओके सर, इसका मतलब बहुत सारे चार्ज उधर को जा रहे हैं सर। यस बिल्कुल। सर जिस रॉड से ये जा रही है रॉड उसी से चार्ज जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर लोरेंट्स फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इतना होएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सर उसके बाद आप v और b और साइन थीटा। सर सर एक बात और बताएं, हाँ जी, इस थीटा को आप 90 पुट कर सकते हो। कैसे कर सकता हूँ भाई 90? सर आप ही देखो, वेलोसिटी आपकी इधर को जा रही है, ब्राउन कलर में आपने दिखा रखी है। मैंने कहा यस,
वेलोसिटी मैंने इधर को दिखा रखी है ब्राउन कलर से, चलो। और सर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने परपेंडिकुलरली इनवर्ट दे रखा है व्हाइट कलर से। आई सेड ओके। सर आप दोनों में एंगल देखो 90 डिग्री नहीं है? यस, 90 डिग्री है। सर साइन 90 को 1 पुट करो आप। ओके, तो लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज आ गया ई वी बी साइन 91। सर अब क्या होएगा? मैंने कहा बेटे अब इसके ऊपर अंदाजा लगा के बताओ वो चार्जेस किधर को जाएंगे। सर क्या मतलब, रॉड के इस किनारे पर इकट्ठे होंगे कि नीचे इकट्ठे होंगे, ये बताओ। सर कैसे पता करें? लो फिर इसी पे आ जाओ। एक मिनट बेटे, ये क्या हो गया? एक मिनट बेटे, मैं सेट कर लूं जरा। चलो, मैं कहूंगा बेटे ध्यान से सुनना। मैं कहूंगा बेटे V क्रॉस बी लगाओ। V क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चा कहता है सर ओके, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताने लगा हूं जो। सर V क्रॉस बी आपका वेलोसिटी इधर हो गया, और ये ब्लू पेन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, तो V ने B को मूव करना है, राइट हैंड पाम रूल +1 नॉलेज, ए ऐसे V क्रॉस बी, V क्रॉस बी। ओके, तो बी मैग्नेटिक फील्ड को मैं अंदर ले गया, और ये वेलोसिटी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दिया मैंने परपेंडिकुलरली इनवर्ट। ब्लू पेन, ब्लू पेन मैग्नेट ए ऐसे। आप कहोगे सर ऊपर को फोर्स लगेगा, थंब आपका ऊपर को जा रहा है। तो मैंने कहा बेटे ऊपर को तो तब फोर्स लगता अगर पॉजिटिव चार्ज होता। आपका कौन सा चार्ज है? सर नेगेटिव है हमारा। तो नेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे नीचे को। पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट लगता है, ऊपर वाला फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस रॉड के ऊपर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अपर वाला पार्ट हायर पोटेंशियल पर चला जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे नीचे, और वो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, और इन दोनों के पोटेंशियल को ही इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। ओके सर। सर अब क्या करोगे आप? अब आगे सुनो। अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाए तो दोनों किनारों में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेट हो गया वो मैं निकाल सकता हूं। सर कैसे निकालोगे? पहला चैप्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड, आपको याद होगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ जी सर होता है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो। सर उसी को तो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला है, बिल्कुल। तो इसका मतलब सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना हो गया सर। यस, इतना हो गया सर, लेकिन हमारा तो कुछ और ही टारगेट है। टीचर कहता वेट वेट वेट, अभी तो रुक तो जाओ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा। हाँ जी सर, वो लगाएगा, इतना फोर्स लगाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगेगा तो कैसे इसको ई को यहां रख सकते हैं? ओके बेटे, एक बात याद रखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले को मैं सर्कल में डाल रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन वाले ई को मैं बिना सर्कल के डाल रहा हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं सर्कल में डाल रहा हूं, ठीक है? यस। अब देखो, तो चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, और आप बोलोगे सर इसके मुताबिक आपका ये बन जाएगा इतना, और यहां पर आपका सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कर दो आप, डिवाइडेड बाय लेंथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वेट करो। यह एक काम और करते हैं बेटे, थोड़ा सा यहां से ना हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रह जाएगा आपके लिए। इतना पोर्शन मैं
दोबारा ही कर देता हूँ। देखो यहां से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किसके बराबर होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन लेंथ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने आपको समझा दिया। अब दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वेट कर दो, दोनों फोर्सेस को, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्विलिब्रियम में। तो सर ये क्या हो जाएगा सर? फिर तो आपका ये आ जाएगा सर, ई इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन लेंथ। और सर ये इलेक्ट्रिक आपने इधर लिख दिया, तो मैग्नेटिक आप इधर लिख दो। तो वो बोल गया सर बेटे देखो, वो बन गया था ई वी बी। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कट गया, एल चला गया ऊपर। तो आप बोलोगे सर देखो, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया बी एल वी, बी एल वी। ध्यान से सुनो, इस पूरे क्वेश्चन में क्या था? रॉड के मूव करने से रॉड के निचले किनारे पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, लोअर पोटेंशियल बन गया। ऊपर वाले किनारे पर नेचुरली लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटअप हो गया। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ में बोला। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जोर लगाएगा। वो किधर को जोर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सर देखो, नीचे वाला चार्ज नेगेटिव है ना, हाँ, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल है ना सर, वो तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर को जोर लगाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर जैसे जैसे हम रॉड को बाहर खींचते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको नीचे को लगाया था, लोरेंट्स फोर्स ने फोर्स। मैंने कहा यस, इसीलिए तो मैंने इक्विलिब्रियम में इन दोनों को इक्वेट करा। तो जैसे इक्वेट करा तो मोशनल ईएमएफ का हमारे पास ये आंसर आया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे। बहुत अच्छे। एक बात याद रखना, अगर कभी मैंने पेपर बनाया, सपोज मान लो बोर्ड का पेपर बनाना हो मैंने, तो मैं इस क्वेश्चन को डाल दूंगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये सीबीएसई की बुक के अंदर प्रॉपर इसी तरह से दे रखा है। तो आप एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें दिया हो, ऊपर से टीचर कह रहा है कि आप ऐसा ऐसा मैं डाल दूंगा, इसका मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। और इसको मोशनल ईएमएफ क्यों बोला? क्योंकि जितनी देर तक ये रॉड मूव करेगी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कायम रहेगा। जैसे ही ये रॉड रुक गई, ये रॉड रुक गई, तो क्या, अंदर का एरिया फिक्स हो गया। फिक्स हो गया तो कांस्टेंट फ्लक्स पास हुई, कांस्टेंट फ्लक्स पास हुई तो चेंज इन फ्लक्स तो खत्म हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण ही क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, उसका कारण होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, का कारण होता है चेंज इन फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ये रॉड रुकेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो जाएगा। जब तक ये रॉड मूव करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ जरा, असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रीजन, क्या आंसर दोगे? जो बच्चे क्लास से बाहर देख रहे हैं वो रोज वाले अंदर देखे जरा, डोंट लुक आउटसाइड द डोर। खड़ा करना है, मैं बच्चे को ये याद रहे कहीं लापरवाही में बैठा हो तो। रोज का बच्चा नाम लेके खड़ा करूंगा, ये याद रखना। हाँ जी बेटे, 7th क्वेश्चन का कौन सा आंसर दोगे असर्शन रीजन का? अगर ए कहते हो तो वन फिंगर, कहते हो तो डबल, सी कहते हो तो ट्रिपल। व्हाट इज योर आंसर? बताओ। हाँ भाई, ये सच बताऊं, ट्यूलिप वाले बच्चे कामयाब हुए। और ट्यूलिप वाले बच्चों को ये जान के हैरानी होगी
कि 7th क्वेश्चन का कोई किसी ने भी आंसर नहीं दिया, नॉन मेडिकल में और रोज में भी किसी ने नहीं दिया, ओनली ट्यूलिप, और सारे के सारे कामयाब हुए बच्चे। इसका ए आंसर है, ए आंसर। असर्शन भी सही है क्योंकि अपोजिट पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, रीजन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुकना पड़ेगा बेटे। सर बताना, नॉन मेडिकल वाले सर देखना जरा, गुंजाइश है सर कराने की, टाइम टाइम की गुंजाइश है? टाइम हो गया क्या, आज तक बच्चे रहते हैं। ओके, तो टाइम वैसे मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्वेश्चन कराना था, आप खुद से पढ़ना। मैंने बताना था व्हाट आर फोकाल्ट करंट्स। फोकाल्ट करंट्स को एडी करंट्स भी बोलते हैं, एडी, EDDY, और उसके यूजेस क्या हैं, बस ये कराना था। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से पढ़ना। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।